तो देखते हैं आज का एडिटोरियल। S&P ग्लोबल सर्विसेज PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स एक सूचकांक का नाम है। इस सूचकांक के द्वारा जो भी फाइंडिंग्स प्रस्तुत की गई, जो भी डेटा इस सूचकांक के माध्यम से हमें देखने को मिले, उन डेटा में हमें क्या देखने को मिला कि भारत में जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला। इसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। बॉयंसी चेक। बॉयंसी का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जब हमें अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा गतिविधि देखने को मिलती है, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रिएक्शन देखने को मिलता है। बॉयंसी चेक, तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि सर्विस क्षेत्र में बहुत ही ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है, तेज़ी देखने को मिली है। अब इसका एग्जामिनेशन ज़रूरी है। चेक का मतलब है एग्जामिन करना, उस चीज़ को निरीक्षण करना कि ये जो बॉयंसी देखने को मिली है, क्या ये लंबे समय तक टिक पाएगी कि कहीं ये टेम्परेरी तो नहीं। इसी का हम जो है निरीक्षण करेंगे। सर्विसेज सेक्टर्स रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है कि भाई जैसे मान लो किसी चीज़ के द्वारा आप जो है चोटिल हुए या आप नेगेटिवली प्रभावित हुए, उसके बाद भी फिर से उठ खड़े होने की क्षमता, उसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। द एबिलिटी टू बिकम सक्सेसफुल अगेन आफ्टर अ डिफ़िकल्ट पीरियड, कि एक कठिन समय के बाद फिर से उठ खड़े होने की जो क्षमता होती है, उसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। मे बी तो हमें क्या देखने को मिला है कि भाई सर्विस सेक्टर काफ़ी लंबे समय से डाउन चल रहा था और अचानक अब इस क्षेत्र में हमें तेज़ी देखने को मिली। तो सर्विसेज सेक्टर की ये जो रेजिलियंस है मे बी टेस्टेड, इसका परीक्षण किया जा सकता है एज ग्लोबल डिमांड्स कूल्स, कि वैश्विक जो डिमांड है यानी कि वैश्विक मांग है उसमें कमी आएगी, तब हम इस बात को ठीक तरह से चेक कर पाएंगे कि सर्विसेज सेक्टर में ये जो तेज़ी देखने को मिली है ये कितनी टिकाऊ है। यानी कि सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में ये जो तेज़ी हमें देखने को मिली है, ये जो रेजिलियंस हमें देखने को मिला है, इसका परीक्षण किया जा सकता है किस चीज़ के साथ, एज ग्लोबल डिमांड कूल्स। यानी कि वर्तमान में कई जगह पे जो है आर्थिक मंदी हमें देखने को मिल रही है। इस आर्थिक मंदी के दौर में कई जगह पे जो वैश्विक मांग है उनमें जब कमी आएगी, कूल का मतलब है कमी आना, तब सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में हमें कैसा रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। अगर तब भी ग्लोबल डिमांड में कमी आने के बाद भी सर्विस सेक्टर जो है वो एकदम अच्छा बना रहता है, उसमें तेज़ी बनी रहती है, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सर्विस सेक्टर में ये जो बॉयंसी देखने को मिली है ये टिकाऊ है। आगे देखते हैं। इंडियाज़ सर्विसेज सेक्टर सीम्स टू हैव हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द फाइनेंशियल ईयर, कि भारत का जो सेवा क्षेत्र है ऐसा प्रतीत होता है टू हैव हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द फाइनेंशियल ईयर, कि इस वर्ष के जो वित्तीय वर्ष की यानी कि ये जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत जो है वो बहुत ही अच्छी रही है, खास करके भारत के सर्विस सेक्टर के लिए, कि भारत का सर्विस सेक्टर अच्छी शुरुआत के साथ शुरू होता हुआ प्रतीत होता है। इफ़ वन वर टू गो, देखो इस वर का प्रयोग किया जाता है एक कंडीशन को दिखाने के लिए। उदाहरण के तौर पे इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका मतलब हुआ कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो एक कंडीशन को दिखाने के लिए। इफ़ वन वर टू गो प्योरली बाय द फाइंडिंग्स ऑफ द S&P ग्लोबल, ये पूरा की पूरा नाम है S&P ग्लोबल सर्विसेज PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स। अगर कोई व्यक्ति S&P ग्लोबल इंडेक्स जो है इसकी जो भी फाइंडिंग्स है, अगर प्योरली शुद्ध रूप से अगर सिर्फ इन्हीं आंकड़ों को देखे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत का जो सेवा क्षेत्र है वो इस वित्तीय वर्ष में अच्छी शुरुआत के साथ आरंभ हुआ है। आगे देखते हैं। Based on surveys of around 400 firms across
सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर क्षेत्र, सेक्टर। सेगमेंट्स सच एज बेस्ड ऑन सर्विस ऑफ अराउंड 400 फॉर्म्स, कि लगभग 400 जो कंपनी हैं उनका सर्वे किया गया अक्रॉस। और ये कंपनी किन क्षेत्रों के अंतर्गत आती है? सेगमेंट्स है ना, कई क्षेत्रों में, जैसे कि कंज्यूमर सर्विसेज, नागरिकों को जो सेवाएं दी जाती हैं, फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़ी हुई सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, एंड कम्युनिकेशंस, संचार क्षेत्र से संबंधित सेवाएं। द इंडेक्स रीडिंग स्टूड एट 62 इन अप्रैल। तो ये जो S&P ग्लोबल इंडेक्स रीडिंग है, ये अप्रैल के मंथ में हमें देखने को मिली है 62। द हाईएस्ट सीजनली एडजस्टेड फिगर इन 153 मंथ्स और नियरली 13 ईयर्स। तो ये जो आंकड़ा हमें देखने को मिला है कि अप्रैल मंथ में सेवा क्षेत्र में S&P इंडेक्स रीडिंग जो देखने को मिली है वो 62 देखने को मिली है। ये आंकड़ा पिछले 13 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। द हाईएस्ट सीजनली एडजस्टेड फिगर इन 153 मंथ्स, पिछले 153 महीनों को अगर हम देखें तो उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी रीडिंग सर्विस सेक्टर के मामले में हमें देखने को मिली अप्रैल में, और ये रीडिंग कितनी थी? 62। अ रीडिंग ऑफ ओवर 50 ऑन द इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड, निर्मित होना, सिंस 2005। अब देखो 2005 के बाद से लेकर आज तक की अगर हम बात करें, अ रीडिंग ऑफ ओवर 50 ऑन द इंडेक्स, मतलब 2005 के आसपास जो है हमें 50 से ज़्यादा रीडिंग देखने को मिली थी, वरना 2005 के बाद से ये पहली बार है जब 50 से ऊपर सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में S&P ग्लोबल रीडिंग हमें देखने को मिली है। तो ये रीडिंग जो है इंडिकेट करती है, दर्शाती है एन एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, इन एक्टिविटी लेवल्स रिलेटिव टू द प्रीवियस मंथ, रिलेटिव टू यानी कि अगर पिछले महीने से तुलना करते हुए अगर हम बात करें तो सेवा क्षेत्र में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा विस्तार हमें देखने को मिला है, एक्सपेंशन देखने को मिला है। टू पुट द अप्रैल नंबर इन पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि भाई अगर हम इन पे नज़र डालें, अगर हम इनको नज़र में लें, इन पे अगर हमारा दृष्टिकोण में हम इन चीज़ों को रखें, अगर हम इन पे दृष्टि डालें, टू पुट द अप्रैल नंबर इन पर्सपेक्टिव, कि अप्रैल के जो आंकड़े हैं अगर हम उन पे नज़र डालें, द एवरेज PMI रीडिंग फॉर सर्विसेज थ्रू 2022-23 वाज अराउंड 57.3। तो कुल मिला के अगर अप्रैल में जो भी रीडिंग्स हमें देखने को मिली हैं उन पे अगर हम नज़र डालें तो जो एवरेज PMI रीडिंग देखने को मिली है हमें सेवा क्षेत्र में 2022-23 के दौरान वो कितनी थी? 57.3। द इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्विसेज इकोनॉमी टू इंडियाज टोटल आउटपुट, आउटपुट का मतलब है उत्पादन, कि भारत के अगर हम टोटल उत्पादन की बात करें इसमें लगातार इस बात का महत्व बढ़ रहा है। किस बात का महत्व? सर्विसेज इकोनॉमी, सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था है उसका योगदान लगातार भारत के आउटपुट में बढ़ रहा है। एंड जॉब क्रिएशन, इसके अलावा जो सेवा क्षेत्र है वो जॉब क्रिएट करने में भी अहम रोल अदा कर रही है। डजंट नीड टू बी रीइटरेटेड मच, तो कुल मिला के इस महत्व को फिर से और अधिक दोहराने की ज़रूरत नहीं है। रीइटरेट का मतलब होता है किसी बात को फिर से दोहराना, मच का मतलब है और ज़्यादा। तो कुल मिला के इस महत्व को और ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये बात जो है बिल्कुल आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और सेवा क्षेत्र के माध्यम से जॉब क्रिएशन में भी बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। एज पर द सेकेंड एडवांस नेशनल इनकम एस्टिमेट्स फॉर 2022-23, अब देखो एक हमारे पास क्या है कि एक सेकेंड, एडवांस का मतलब है कि भाई एडवांस में कोई चीज़ आप कर लेते हो, अग्रिम
नेशनल इनकम एस्टिमेट्स कि राष्ट्रीय इनकम का एक आकलन किया गया है 2022-23 के लिए। एक एडवांस नेशनल इनकम के जो एस्टिमेट्स हैं वो क्या बताते हैं? द ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ फ्रॉम इंडस्ट्री एज अ होल। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब है कि भाई टोटल कितना योगदान इसके द्वारा हमें प्राप्त हुआ, उसे हम कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ का मतलब है वृद्धि। फ्रॉम इंडस्ट्री एज अ होल स्लिप्ड टू 4.1%। अब देखो ये जो एस्टिमेट का मतलब हो गया आकलित करना किसी चीज़ का, है ना, एक अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना। तो 2022-23 के लिए जो एडवांस नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स हैं उसमें इस बात को कहा गया है कि इस इंडस्ट्री में, यानी कि सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है उसमें ओवरऑल स्लिप का मतलब है गिरावट आना, 4.1% की गिरावट आई है। विथ मैन्युफैक्चरिंग ट्रिप का मतलब है कम होना, रिड्यूस होना, ट्रिपिंग टू जस्ट 1.6%। कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो है वो मात्र 1.6% उसमें गिरावट आई है, जबकि हम बात करें सेवा क्षेत्र की तो इसमें 4.1% की गिरावट आई है। ये किस चीज़ के अनुसार है? 2022-23 के लिए जो सेकेंड एडवांस नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स हैं उनके अनुसार। बोथ ऑफ देम हैड ग्रोन एट अराउंड 10% इन 2021-22। देखो 2021-22 में जब हमने नेशनल इनकम एस्टिमेट्स के आंकड़े देखे थे तो उस समय 2021-22 में हमें ये देखने को मिला था कि दोनों क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्र में और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 10% से ज़्यादा की वृद्धि देखी गई थी। लेकिन 2022-23 के जो अनुमानित आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं? वो ये बताते हैं कि सेवा क्षेत्र में कमी आई है 4.1% की और निर्माण क्षेत्र में कमी आई है 1.6% की। तो कुल मिला के डाउन रहे हैं। सर्विसेज GVA, सर्विस क्षेत्र में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, देखो अब देखो ये कितनी बड़ी चीज़ है। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ओवरऑल सर्विस क्षेत्र में हमें ये देखने को मिला है कि भाई सर्विस क्षेत्र बड़ी है, लेकिन इनका जो योगदान है ना, उस योगदान का जो प्रतिशत है उसमें गिरावट आई है। सर्विसेज GVA ऑन द अदर हैंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रोन 9.1% ड्यूरिंग द ईयर। कि इस 2022-23 की अगर हम बात करें तो ये जो सर्विस सेक्टर है इसका जो GVA है ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर। इज एक्सपेक्टेड यानी कि इज एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रोन 9.1% ड्यूरिंग द ईयर। कि 2022-23 के दौरान सर्विस सेक्टर में GVA में 9.1 की ग्रोथ होनी चाहिए थी, इतना 9.1% बढ़ना चाहिए था। एक्सेलरेटिंग फ्रॉम 8.4% इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें 2021-22 की, तो सर्विस क्षेत्र में जो GVA था वो कितना था? 8.4% था। तो इससे और बढ़ना चाहिए था। एक्सेलरेट का मतलब है और तेज़ी आना और वृद्धि होना। तो कुल मिला के GVA सेवा क्षेत्र में 2021-22 में 8.4% था, उसे और बढ़ना चाहिए था, वो 9.1% होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। उसमें गिरावट देखने को मिली है। जो हमने एडवांस एस्टिमेट्स किए हैं उनमें 4.1% की गिरावट। अलॉन्ग विथ अ पिकअप फ्रॉम द फार्म सेक्टर, कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उनमें पिकअप देखने को मिला है, थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है। सर्विसेज इज एक्सपेक्टेड टू लिफ्ट GVA ग्रोथ इन 2022-23 टू 6.7%। अब देखो कि फार्म सेक्टर ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है, तो इस फार्म सेक्टर की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए जो सेवा क्षेत्र है उसके बारे में उम्मीद है कि जो GVA की ग्रोथ है 2022-23 में वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कितनी? 6.7% बढ़ जाएगी। टू मतलब इतनी रहेगी, 6.7% है ना।
विथ जीडीपी राइजिंग 7%। और जीडीपी में कितना बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी? जीडीपी देखने को मिलेगी 7%। ऑन द ट्रेड फ्रंट, अगर हम व्यापारिक मोर्चे की बात करें ना, व्यापार की अगर हम बात करें, इंडियाज सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर एस्टिमेटेड, ध्यान रखना एस्टिमेटेड का मतलब है ऐसा आकलित किया गया है, एक अनुमान लगाया गया है, एक अंदाज़ा लगाया गया है, टू हैव हिट अ रिकॉर्ड $325 बिलियन इन 2022-23। व्यापार की अगर हम बात करें तो भारत के सर्विस क्षेत्र के बारे में ये आकलन लगाया गया है ना? क्या आकलन लगाया गया है? इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू हैव हिट अ रिकॉर्ड $325 बिलियन इन 2022-23। 2022-23 में भारत के सर्विस क्षेत्र में, मतलब कितना रहेगा सर्विस क्षेत्र? $325 बिलियन को हिट करेगा, ऐसा आकलन किया गया है। रिफ्लेक्टिंग अ ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 28% ओवर द प्रीवियस ईयर। यानी कि अगर हम बात करें पिछले साल से, अगर हम तुलना करें तो पिछले साल की तुलना में इस वर्ष हमें कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी? 28% की ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी ना। रिफ्लेक्ट का मतलब है दर्शाना, प्रदर्शित करना। द स्ट्रॉन्ग अपटेक इन सच इनटेंजिबल ट्रेड। देखो, इनटेंजिबल का मतलब होता है अस्पर्शनीय, जिसे आप टच ना कर सको। एक तो होते हैं टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। टेंजिबल ट्रेड का मतलब है ऐसी वस्तुएं जिन्हें आप छू सकते हो, भौतिक वस्तुएं। सेवा क्षेत्र है तो इन्हें आप टच नहीं कर सकते ना, इसलिए कहा गया है इसको इनटेंजिबल। तो इस तरह का ज़बरदस्त, अपटिक का मतलब है उछाल, तो इस तरह का जो ज़बरदस्त उछाल हमें देखने को मिला है इस इनटेंजिबल ट्रेड में, यानी कि सेवा क्षेत्र में। एंड द रिजल्टेंट सरप्लस, रिजल्टेंट का मतलब है परिणामी, सरप्लस का मतलब है अधिकता। विस अविस, विस अविस का मतलब होता है विथ रिगार्ड टू, इन रिलेशन टू। इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज हैव सिग्निफिकेंटली प्लग्ड द होल। देखो, प्लग द होल का मतलब होता है कोई गैप था, कोई कमी थी, उस कमी को पूरा कर देना, उसे कहा जाता है प्लग द होल। इन इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या मतलब होता है इसका? देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि आप जो है इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। एक्सपोर्ट जो है एक तरह से कम हो रहा है। इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, इसका मतलब है आपका पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है और उसकी तुलना में देश में पैसा कम आ रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो इसे बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। देखो, डेफिसिट का, करंट अकाउंट डेफिसिट का नॉर्मल होने का मतलब है कि जितना इंपोर्ट हो उतना ही एक्सपोर्ट हो, यानी कि दोनों अगर बराबर हैं तब आपको किसी तरह का करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है, आयात ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा देश से बाहर ज़्यादा जा रहा है और देश में पैसा कम आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी ये देखा गया है कि इंडिया की जो सर्विस एक्सपोर्ट है उसके बढ़ने की उम्मीद है ना, कि भाई वो $325 बिलियन रहने की उम्मीद है। तो कुल मिला के सर्विस एक्सपोर्ट में ये जो वृद्धि है ना, ये क्या बताती है? एंड द रिजल्टेंट सरप्लस, कि भाई अब देखो, जब सर्विस एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी तो एक तरह से पैसा हमें ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा, तो ये जो अधिकता होगी। अब अगर हम इसकी तुलना करें, विस अविस का मतलब हुआ इन रिलेशन टू, विथ रिगार्ड टू। इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, कि जितनी सर्विसेज को हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी तुलना में अगर हमारी जो सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा हो रही हैं तो उसके माध्यम से क्या होगा? लगातार ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट बना हुआ था इसे दूर करने में हमें मदद मिलेगी। ध्यान रखना, प्लग द होल का मतलब है कि जो गैप है, जो कमी है, उसे भरना। तो यहाँ हमें करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में मदद मिलेगी। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये किस कारण से हो रहा था? कॉज्ड बाय अ मच शार्पर 40% वाइडनिंग। मच शार्पर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा तीव्र, 40% वाइडनिंग। देखो, वाइडनिंग का मतलब है और ज़्यादा
और ज़्यादा विस्तृत हो जाना, और ज़्यादा बढ़ जाना, और ज़्यादा चौड़ा हो जाना ऑफ द गुड्स ट्रेड डेफिसिट। गुड्स ट्रेड डेफिसिट का मतलब हुआ कि जो भी वस्तुओं का व्यापार होता है, तो ये जो भी वस्तुओं का व्यापार होता है उसमें हमें ये देखने को मिल रहा था कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का गैप जो है ना वो लगभग 40% हो चुका था, और इसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ गया था। तो अब जब भारत में सर्विसेज ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट्स होंगी तो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में मदद मिलेगी। विच इज रेकॉन्ड, देखो रेकॉन्ड का मतलब है स्वीकार करना, मानना, टू हैव हिट $267 बिलियन ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो गुड्स ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 40% से भी ज़्यादा हो गया था, लगभग 40% से भी ज़्यादा हो गया था। और अगर हम बात करें कि भाई कितना ज़्यादा घाटा हमें देखने को मिला था, ये जो गुड्स ट्रेड डेफिसिट है कितना देखने को मिला था, तो इसके बारे में माना जाता है कि ये लगभग इतना रहा था, है ना, टू हैव हिट $267 बिलियन ड्यूरिंग द ईयर। ग्रोथ इन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग मार्च, कि मार्च के महीने में अगर हम बात करें सर्विस क्षेत्र में जो एक्सपोर्ट में वृद्धि देखी गई है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, ग्रोथ का मतलब है वृद्धि, तो कुल मिला के सर्विसेज के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें एक्सपोर्ट देखने को मिला है मार्च के महीने में, ठीक है। ग्रोथ इन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग मार्च हैड स्लिप्ड टू अराउंड 3% फ्रॉम 29% इन फरवरी। अब देखो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर्विस एक्सपोर्ट्स कितना था फरवरी में, 29%, और ये मार्च में कितना रह गया था, बहुत कमी आ गई थी इसमें, 3% रह गया था, और वापस अब अप्रैल में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ग्रोथ इन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग मार्च हैड स्लिप्ड। हैड स्लिप्ड का मतलब है वो डाउन चला गया था, कितना रह गया था, लगभग 3%, फ्रॉम 29% इन फरवरी, क्योंकि फरवरी में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स कितना था, 29% था, जो कि मार्च में खिसक के डाउन चला गया, 3% रह गया था। हाउएवर, हालांकि एज पर द अप्रैल PMI प्रिंट, हालांकि अप्रैल के जो PMI डेटा हैं वो ये बताते हैं, अलॉन्ग विथ अ सर्ज, सर्ज का मतलब है बढ़ोतरी होना, इन फ्रेश डिमांड, तो अप्रैल के डेटा ये बताते हैं कि भाई फ्रेश डिमांड जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, एंड आउटपुट, आउटपुट में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है, उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली है, फॉर डोमेस्टिक सर्विसेज, कि जो घरेलू सेवाएं हैं, घरेलू सेवाओं के क्षेत्र का उत्पादन बढ़ा है, उनकी डिमांड बढ़ी है, अप्रैल के डेटा ऐसा सजेस्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि भाई अप्रैल के मंथ में हमें डोमेस्टिक सर्विसेज का आउटपुट भी ज़्यादा देखने को मिला है, और डोमेस्टिक सर्विसेज की डिमांड भी जो है उसमें भी सर्ज, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आउटबाउंड डील्स, आउटबाउंड फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि जो विदेश को जाने वाली है, यानी कि जो देश से बाहर को जाने वाली है, तो जो भी आउटबाउंड डील्स हैं, यानी कि ऐसी सर्विसेज जिनका एक्सपोर्ट होना है ना, यानी कि जो बाहर को जाने वाली डील्स हैं, ऑल्सो इंक्रीज्ड, उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, एट द हाइएस्ट पेस इन 3 मंथ, पेस का मतलब होता है चाल या रफ्तार, पिछले 3 महीनों में सर्वाधिक तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, किस चीज़ में, आउटबाउंड डील्स में, यानी कि ऐसी सर्विसेज जो देश से बाहर एक्सपोर्ट की जानी है उनमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। दैट ऑफर्स सम कंफर्ट, अब ये जो बातें हमने की यहाँ पे, ये एक तरह से राहत की बात है, ऑफर का मतलब है प्रदान करना, ये बातें जो है थोड़ी राहत देती हैं। अमिड का मतलब है के बीच, अ स्ट्रेंथनिंग का मतलब है मजबूत होती हुई, ग्लोबल स्लोडाउन, ग्लोबल स्लोडाउन का मतलब है वैश्विक आर्थिक मंदी, कि वैश्विक आर्थिक मंदी जो है वो लगातार मजबूत होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वैश्विक आर्थिक मंदी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस लगातार बढ़ती हुई वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच ये जो कुछ बातें हमने की, कौन सी बातें, कि भारत की जो आउटबाउंड डील्स है
सेवा क्षेत्र में उनमें बढ़ोतरी होना, इसके अलावा जो डोमेस्टिक सर्विसेज हैं उनके उत्पादन में बढ़ोतरी होना, इसके अलावा एक तरह से जो डोमेस्टिक सर्विसेज हैं उनकी डिमांड में बढ़ोतरी होना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें कंफर्ट देती हैं, राहत की बात है। इन मेजर मार्केट्स का मतलब हुआ कि विश्व के जो भी बड़े बड़े बाजार हैं वहाँ हम लगातार देख रहे हैं क्या, ग्लोबल स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ग्लोबल स्लोडाउन की कंडीशन में भारत में इंडियाज़ आईटी डोमिनेटेड सर्विसेज एक्सपोर्ट कि भारत का कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डोमिनेटेड का मतलब होता है एकाधिकार होना, वर्चस्व होना, प्रभुत्व होना, डोमिनेटेड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि भारत का प्रभुत्व जो है वो बहुत ही बड़ा है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के मामले में, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत के आईटी डोमिनेटेड सर्विस एक्सपोर्ट्स के लिए ये एक अच्छी बात है। येट फिर भी द फ्लरी ऑफ क्राइसिस, फ्लरी का मतलब होता है सीरीज, एक के बाद एक, श्रृंखला, क्राइसिस का मतलब है संकट। देखो क्राइसिस का मतलब है संकट और इसका प्लूरल है क्राइसेस। तो ध्यान रखना कि लगातार संकटों की एक श्रृंखला हमें देखने को मिल रही है इन यूएस, अमेरिका में, एंड यूरोपियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप कह सकते हो कि जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं अमेरिका और यूरोप में वो लगातार संकटों से गुजर रही हैं। आगे देखते हैं। की क्लियंटेल, देखो क्लियंटेल का मतलब होता है क्लाइंट्स, कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से जो आपके कस्टमर्स हैं, सामूहिक रूप से जो आपके ग्राहक हैं उनको आप कहोगे क्लियंटेल। फॉर इंडियाज टेक मेजर्स, अब यहाँ पे हम यह कहना चाह रहे हैं कि फिर भी अमेरिका और यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं और अमेरिका और यूरोप की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ना, ये आप कह सकते हो कि एक प्रमुख कस्टमर्स की तरह हैं भारत की जो टेक कंपनीज हैं उनके लिए। इंडियाज टेक मेजर्स का मतलब है भारत की प्रमुख टेक कंपनीज। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, है ना, ये एक बात हमने की कि भाई एक क्षेत्र हमने बताया, ठीक है ना, रिमेन्स अ वरी, तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि लगातार आप कह सकते हो कि कई मार्केट्स हैं, खास करके हम बात करें यूरोप की और अमेरिका की, तो यहाँ पे जो वित्तीय संस्थाएं हैं और ये वित्तीय संस्थाएं भारत के प्रमुख कस्टमर्स के रूप में जानी जाती हैं, तो ये वित्तीय संस्थाएं कई तरह के संकट से गुजर रही हैं, तो ये एक चिंता का कारण बना हुआ है। रिमेन्स का मतलब है बने रहना, अवरी, ये एक चिंता का कारण बना हुआ है। दैट से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात की। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ग्रोथ, अब देखो इसे इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश करना। ग्रोथ का मतलब हुआ वृद्धि, सर्विसेज एक्सपोर्ट का मतलब हुआ ऐसी सेवाएं जिनका निर्यात किया जाता है। तो कुल मिला के दैट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ग्रोथ कुड मॉडरेट का मतलब है थोड़ा धीमा पड़ जाना, थोड़ा कम हो जाना। गोइंग फॉरवर्ड, देखो गोइंग फॉरवर्ड का मतलब है आगे बढ़ना। अब हम ये कहना चाह रहे हैं यह बात कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ग्रोथ जो है उसके आगे बढ़ने में थोड़ी कमी आ सकती है, यानी कि जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो सकती है। इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है। कोरोबोरेट का मतलब है किसी बात की पुष्टि करना, है ना, किसी बात की पुष्टि करना। इज कोरोबोरेटेड बाय द लोअर अर्निंग्स गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय आईटी कंपनीज। अभी हाल ही में जो विभिन्न आईटी कंपनीज हैं उनके द्वारा बताया गया है क्या, लोअर अर्निंग्स, यानी कि इस पूरे क्षेत्र में जो इनकम है, जो अर्निंग्स हैं वो कम हुई है। आईटी कंपनीज के द्वारा जो लोअर अर्निंग्स उपलब्ध कराई गई हैं वे लोअर अर्निंग्स इस बात को कोरोबोरेट करती हैं, इस बात की पुष्टि करती है कि जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ग्रोथ है उसकी
प्रोग्रेस में थोड़ी कमी आ सकती है। एज वेल एज, साथ ही साथ, देयर एक्सटेंडेड डिथरिंग, कि ये जो आईटी कंपनीज़ हैं इनके द्वारा, एक्सटेंड का मतलब है और बढ़ा देना और किसी चीज़ का विस्तार कर देना। डिथरिंग, डिथर का मतलब होता है एक तरह से अनडिसाइसिव होना। डिथर का मतलब होता है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, उसको बोलते हैं डिथर। डिथर का मतलब है कि भाई आप जो है इनडिसाइसिव कंडीशन में हो, है ना, एक तरह से आप जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे ठीक तरह से। तो ये जो आईटी कंपनीज़ हैं ये लगातार इस बात को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं, किस चीज़ को और ज़्यादा एक्सटेंड कर रही हैं, ये लगातार इनडिसाइसिव बनी हुई हैं। किस बात को लेकर? ओवर ऑन बोर्डिंग यंग रिक्रूट्स। ऑन बोर्ड का मतलब है शामिल कर लेना, कि भाई आप कोई गतिविधि को अंजाम दे रहे हो और उस गतिविधि में आप जो है अन्य व्यक्तियों को शामिल कर लेते हो। यंग रिक्रूट्स, यंग रिक्रूट्स का मतलब हो गया कि युवा लोगों की भर्तियाँ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आईटी कंपनी जो है ना लगातार इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। किस चीज़ को? वे अभी भी इनडिसाइसिव बनी हुई हैं, यानी कि वे डिसीजन नहीं ले पा रही। किस बात को लेकर? कि लगातार जो नए युवा लोगों की भर्तियां करनी चाहिए इन आईटी कंपनीज़ को, वो भर्तियां नहीं की जा रही। इस डिसीजन को लगातार टाला जा रहा है, जबकि इसके उल्टा हमें देखने को ये मिल रहा है कि ये जो आईटी कंपनीज है ना अपने मौजूदा कर्मचारियों को भी बाहर निकाल रही हैं। तो नई भर्ती करना तो दूर, जो पुराने कर्मचारी हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। अब देखो, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक एक पूरा सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द लेटर। दो शब्द होते हैं हमारे पास, एक होता है फॉर्मर और एक होता है लेटर। आपने कोई वाक्य बोला और उसमें दो व्यक्तियों का जिक्र किया या फिर दो बातों का जिक्र किया, तो पहला वाला व्यक्ति या जो पहली वाली बात है उसे हम कहेंगे फॉर्मर, और दूसरा वाला व्यक्ति या जो दूसरी वाली बात जिसका जिक्र आपने सेंटेंस में किया उसे हम कहेंगे लेटर। अब यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं? द लेटर इज पार्ट ऑफ एन अनकंफर्टेबल ट्रेंड। अब देखो, एक तो ये बात हो गई, देखो एक तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ दैट से शुरू हुई और एक बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। दूसरी बात यहाँ से शुरू होती है एज वेल एज देयर, है ना। एज वेल एज का मतलब है साथ ही साथ, कि एक बात तो ये है कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ग्रोथ जो है उसकी जो प्रोग्रेस है उसमें कमी आ सकती है, और इस बात की पुष्टि किस चीज़ से होती है? लोअर अर्निंग्स गाइडेंस से, जो कि आईटी कंपनीज के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ, तो ये तो हो गई फॉर्मर, पहली वाली बात। साथ ही साथ अब आती है दूसरी वाली बात। दूसरी वाली बात ये है कि लगातार जो आईटी कंपनीज़ हैं वे इनडिसाइसिव बनी हुई हैं। किस बात को लेकर? यंग रिक्रूट्स को कंपनी में भर्ती करने को लेकर। तो ये जो दूसरी वाली बात है द लेटर, कि नए कर्मचारियों की भर्ती आईटी कंपनीज नहीं कर रही, तो ये जो दूसरी वाली बात है इज पार्ट ऑफ एन अनकंफर्टेबल ट्रेंड। ये बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, ये है ना, कैप्चर्ड विद इन द पीएमआई रीडिंग, कि पीएमआई रीडिंग में ये ट्रेंड कैप्चर किया गया। कैप्चर का मतलब है इस ट्रेंड को देखा गया। देखो जैसे कैमरा जो है आपकी इमेज को कैप्चर कर लेता है ना, इसी तरह से ये जो पीएमआई रीडिंग है, इस पीएमआई रीडिंग में इस बात को कैप्चर किया गया, इस बात को देखा गया कि आईटी कंपनीज़ के द्वारा यंग लोगों की भर्तियां नहीं की जा रही। तो ये जो ट्रेंड है ये बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, ये बात उचित नहीं है, ये बात ठीक नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। डेस्पाइट अप्रैल्स बूम, अप्रैल में ठीक है कि ये सेवा क्षेत्र है, इसमें हमें बूम देखने को मिला। बूम का मतलब है तेज़ी देखने को मिली, लेकिन इस तेज़ी के बावजूद जॉब क्रिएशन हैज़ रिमेंड नेग्लिजिबल, कि जॉब क्रिएशन जो है वो नेग्लिजिबल बना हुआ है। नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य, न के बराबर, कि कुल मिला के नई जॉब्स जो क्रिएट होनी चाहिए ना वो नहीं हो पा रही हैं। जॉब क्रिएशन जो है वो नगण्य बना हुआ है। एंड इनपुट कॉस्ट, इसके अलावा जो लागत है, इनपुट कॉस्ट का मतलब होता है लागत, हैव रिसर्च का मतलब है और ज़्यादा बढ़ोतरी होना। कुल मिला के ये जो कंपनीज़ हैं इन कंपनीज़ के लिए लागत और ज़्यादा बढ़ गई है और जॉब क्रिएशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हैं। ये दोनों की दोनों फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर? कि ना तो जॉब क्रिएट हुई है और दूसरी बात इनपुट लागत जो है वो बढ़ गई है।
इन दोनों में से कोई भी बात, नाइदर ऑगर्स वेल। देखो ऑगर का मतलब होता है संकेत देना, भविष्य के संबंध में एक तरह से सजेशन देना। नाइदर ऑगर्स वेल, दोनों में से कोई भी बात आगे आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं देती। फॉर सस्टेनिंग डोमेस्टिक डिमांड, सस्टेनिंग का मतलब है लगातार बने रहना किसी चीज़ का, कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो लगातार बनी रहे, तो कुल मिला के सस्टेनिंग डोमेस्टिक डिमांड के लिए ये दोनों बातें अच्छे संकेत नहीं है। कौन सी दोनों बातें? कि आईटी कंपनीज जो हैं उनके द्वारा न तो जॉब क्रिएट की जा रही हैं और साथ ही साथ इनपुट लागत भी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उनकी इनपुट लागत का बढ़ जाना और जॉब क्रिएशन का नेग्लिजिबल बने रहना, ये दोनों ही ऐसी बातें हैं जो कि हमारी डोमेस्टिक सस्टेनिंग, अगर हम देखो सस्टेनिंग डोमेस्टिक डिमांड का मतलब हुआ कि घरेलू स्तर पे डिमांड का बने रहना। तो घरेलू स्तर पे डिमांड के बने रहने के लिए ये दोनों फैक्टर अच्छे संकेत नहीं हैं। अब विच किसके लिए आया है यहाँ पे? विच आया है डोमेस्टिक डिमांड के लिए, कि हम घरेलू स्तर पे अगर डिमांड की बात करें, विच हैज़ ऑलरेडी टेकन अ हिट। टेक अ हिट, टेक अ हिट का मतलब होता है प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना। टेकन अ हिट फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन, अगर हम बात करें घरेलू स्तर पे यानी कि भारत के भीतर हम बात करें डिमांड की, तो डिमांड जो है ना डोमेस्टिक स्तर पे उच्च मुद्रास्फीति के कारण, हाई इन्फ्लेशन का मतलब हो गया उच्च मुद्रास्फीति या महंगाई कह सकते हो आप इसे कॉमन भाषा में, कि महंगाई के कारण डोमेस्टिक डिमांड जो है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। विच हैज़ ऑलरेडी टेकन अ हिट, टेकन अ हिट का मतलब हुआ कि भाई नेगेटिवली प्रभावित हुई है, कि डोमेस्टिक डिमांड जो कि ऑलरेडी हाई इन्फ्लेशन से नेगेटिवली प्रभावित है, उसके लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। क्या? इनपुट कॉस्ट का बढ़ जाना और इन कंपनीज़ के द्वारा जॉब क्रिएशन न के बराबर किया जाना। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह के जो एडिटोरियल होते हैं ना, खास करके ये जो इकोनॉमिक एडिटोरियल हैं, इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित जो एडिटोरियल होते हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और इनको समझने के लिए आपको क्या है, रेगुलर चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। अब देखो इनमें ये जो पूरा की पूरा एडिटोरियल हमने पढ़ा, सबसे पहले तो सारी बात आके सिमट जाती है वोकैब पे, है ना। सबसे पहले तो आपकी वोकैब जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप एक बार वर्ड पावर मेड इजी बुक को अच्छे से पढ़ें। एक बार नहीं, उसे कम से कम 3-4 बार पढ़ें। आप पूरी किताब वीडियो कोर्स के रूप में क्लासिक इंग्लिश ऐप पे उपलब्ध है। आप जो है वहाँ पे डेमो वीडियोस देख सकते हैं, आप उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में जब आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाती है, उसके बाद आता है कि आपको विभिन्न क्षेत्रों की नॉलेज कितनी है, अर्थव्यवस्था की आपको कितनी जानकारी है, जलवायु या अपना जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो शब्दावली है उसकी आपको कितनी जानकारी है, तभी तो आप उन चीज़ों को समझ पाओगे। आप जो है कितना न्यूज़पेपर पढ़ते हो ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ। तो इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप इन्हें समझ सकते हैं। तो कोई बात नहीं, प्रयास करते रहें, समझते रहें, प्रयास करते रहें ना। सबसे पहले अपने से प्रयास करें, इसके बाद में वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें।